और मेरा एक क्वेश्चन है, क्यूएमएस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो क्यूएमएस देखता है? क्यूएमएस देखिए, अब जो 2015 है ना, उसमें क्यूएमएस को देखने की जो जिम्मेदारी है वो सभी प्रोसेस ओनर को दे दी गई है। आप पुराना वाला जो पढ़ोगे 9001 या 2008 के बारे में, तो वहाँ पे सिर्फ एमआर को दी जाती थी। तो क्यूएमएस की जो अच्छा। रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबकी देखने की जिम्मेदारी है, एज पर स्टैंडर्ड की बात करूँ मैं। अब जो आपका कोई क्वेश्चन है वो बेसिकली प्लांट रिलेटेड है। तो प्लांट में किस किस को, यस। प्लांट में जो क्यूएमएस में काम कर रहे हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनका सबसे मेन जो जिम्मेदारी है इंटरनल ऑडिट करना है। उनको इंटरनल ऑडिट करनी है, करवानी है प्लान के हिसाब से। उनको आईएटीएफ की थर्ड पार्टी ऑडिट करवानी चाहिए टाइमली, जो भी 3 साल हर साल के जो प्लान रहता है। और उनको डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। कोई भी चेंज हो रहा है तो चेंज मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें। उनको इम्प्रूवमेंट्स एरिया को डिफाइन करें, जैसे कि काइजन एक्टिविटी हैं उनको प्रमोट करें। ये मेन मेन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ओके। और किसी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सर हाँ, इसमें जैसे रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी लिखा है, तो इसमें फर्स्ट लाइन पे लिखा है ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि मतलब सिलेक्शन ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो मतलब कौन से मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जी, इस पे मैं बताता हूँ अभी। स्क्रीन विजिबल है इसका मतलब ना। देखिए, हाँ सर। इससे पहले हमें ये समझना चाहिए रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फर्क होता है। क्या आप में से कोई बता सकता है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फर्क हो सकता है? गलत, सही, कुछ भी बताइए। रूल्स वो हैं जो हमने किसी पर्सन को मतलब असाइन किए हैं कि इनका ये रोल है, इनका ये काम है, ये वर्क है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि मतलब वो उस रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि जॉब प्रोफाइल सर, होती रोल है। एक पर्सन हो गया और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रोल्स हो गए हैं। पर्सन, जिस पर्सन को जो काम दिया गया है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, और रोल वो पर्सन हो गया। राइट। तो रोल बेसिकली आपके क्या हो गया, जैसे कि क्यूए मैनेजर, आप एमआर मैनेजर हो, मेंटेनेंस मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, वो हो गया रोल। सुपरवाइजर, मैनेजर, प्लांट हेड। और रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया जो क्या क्या काम उनको करने हैं। और अथॉरिटी क्या हो गया? अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? अथॉरिटी जो उसने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो देता है, लाइक एज हेड हो गया, डिपार्टमेंट हेड हो गया। तो डिपार्टमेंट हेड की क्या अथॉरिटी हो सकती है, उदाहरण के लिए? किसी भी पर्सन को अगर नहीं यार, अगर रिस्पॉन्सिबल है उस जॉब के लिए, तो वो हटा सकता है, ये भी अथॉरिटी उसके पास होती है। या मटेरियल अगर रिजेक्ट हो रहा है तो उसको फाइनल अप्रूवल की अथॉरिटी दे सकता है किसी को, मतलब रिजेक्ट हो पर्सन रहा है को। तो उसको ओके कर सकते हैं, पावर दे दी नहीं, है, ये तो रिजेक्ट हो गलत रहा है, पावर नहीं है? रिजेक्शन, नहीं रिजेक्शन की अथॉरिटी दे सकता है कि जैसे अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो हम्म। वो रिजेक्शन की भी उसके पास अथॉरिटी हो या एक्सेप्ट करने की अथॉरिटी हो। ये नहीं है कि हर चीज में अप्रूवल की रिक्वायरमेंट हो। तो मतलब ये भी चीजें हैं मतलब जहाँ पे ठीक। अथॉरिटी दी जाती हैं। बढ़िया। तो अथॉरिटी बेसिकली क्या हो गई, पावर हो गई। कि आपकी जो रोल है भाई, जैसे प्लांट हेड है या मैनेजर है, तो उसकी अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है उसके पास। सो उसके पास पावर क्या हो सकती है, जैसे एचआर के पास सिंपल पावर क्या होती है कि वो सैलरी काट सकता है अगर आप एब्सेंट हो गए तो। ठीक है। और जो नई हायरिंग्स कर सकता है। आपके डिपार्टमेंट मैनेजर के पास क्या पावर हो सकती हैं, वो आपकी लीव अप्रूव कर सकता है। वो आपके प्रोसेस में कोई चेंज आता है, जैसे मान लीजिए नीचे के बंदों ने, इंस्पेक्टर ने या क्वालिटी इंजीनियर ने कोई मटेरियल को डाउट में रखा है भाई ओके है या नहीं है ओके, तो क्वालिटी मैनेजर उसको ओके या एनजी को अप्रूवल दे सकता है। प्रोडक्शन इंचार्ज क्या पावर हो सकती हैं। तो वो जो पावर हैं बेसिकली अथॉरिटी के अंदर आती हैं। देखिए यहाँ पे ना कुछ इंटरव्यू में कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ ऑडिट में भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आपको लगता है ऑपरेटर की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर यस सर, कंपनी होना में? चाहिए।
क्या आपने देखी है? डेफिनेटली होना चाहिए सर। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या आपने देखी है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर की? यस सर। बढ़िया। जो WI दी होता है उसमें डिफाइन रहता है काफी, आपको ये करना है, ऐसे करना है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है डिफाइन। लाइक आपको मशीन को क्लीन करना है, पहले स्टार्ट करके सेटअप फुल करवाना है, आपको OKNG को अलग अलग रखना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसके WI में लिखी रहती है। राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर की होनी ही चाहिए। कुछ टेढ़े ऑडिटर आते हैं, वो वहाँ पे एनसी दे देते हैं। डॉक्यूमेंटेड भी होनी चाहिए। तो ये आईएसओ और आईएटीएफ दोनों में लिखा गया है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये शेल रिक्वायरमेंट में लिखा गया है कि आईएटीएफ कंपनी में जो बंदा स्पेशल करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेगा, उसकी पास उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कौन केपीआई को डिफाइन करेगा, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को, कौन करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेगा, कौन प्रोडक्ट के डिजाइन डेवलपमेंट करेगा, कौन कैपेसिटी एनालिसिस करेगा, कौन लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन करेगा, कौन कस्टमर स्कोर कार्ड और कस्टमर पोर्टल को देखेगा। तो ये जो है ना आपके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये 6 5 6 पॉइंट हैं। 3 3 6 7 पॉइंट है। ये 7 पॉइंट होने ही चाहिए, शेल रिक्वायरमेंट है। अगर इसमें से एक भी पॉइंट नहीं है तो आपको एनसी मिल जाएगी। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे जी आरती जी, मैं आपसे पूछूं, या सीवी बंसल आप बताइए। देखिए, जैसे मान लीजिए ऑडिटर हो, आप अपनी इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हो, तो आप इस क्लोज में देख एनसी निकालने का कितना अच्छा तरीका है। आप पूछिए, एज एन ऑडिटर आप पूछ सकते हो कि लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन क्या रोल या रेस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो एनसी दे सकते हो आप। कस्टमर स्कोर कार्ड किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगर नहीं है डॉक्यूमेंटेड तो एनसी दे सकते हो। तो ये 7 पॉइंट आपके रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में होने ही चाहिए आईएटीएफ में, नहीं तो एनसी मिल जाएगी। सर जो लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन होती है उसमें तो मतलब वही आता है जो लॉजिस्टिक, लाइक जो पार्ट मटेरियल जा रहा है तो उसका पैकिंग स्टैंडर्ड्स, यस। वो सारा। यस। ओके ओके। पैकिंग हाँ स्टैंडर्ड। तो सर मैंने ये देखा है ऑडिटर्स मतलब बेसिकली इसी पे फोकस करते हैं, मतलब पैकिंग राइट राइट कार्ड मांग लिया, स्कोर कार्ड मांग लिया, ऑडिट राइट कस्टमर राइट। पोर्टल्स देखते हैं कैपेसिटी इसी तरह। एनालिसिस भी मांग सकता है। लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक मतलब ये सातों इंफॉर्मेशन में पॉइंट डिलीवरी इंपोर्टेंट। का रेटिंग दिया जाएगा ना? हाँ, वो जो भी है, जो भी रेस्पॉन्सिबल, मतलब वो लिखी होनी कस्टमर चाहिए। जैसे, डिलीवरी रेटिंग। हाँ, जैसे डिस्पैच वालों की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा होना चाहिए कि इनकी जिम्मेदारी है लॉजिस्टिक को टेक केयर करने की। हम्म। कई बार ऐसा सर हो मुझे भी। कई बार जी। देखिए दिक्कत क्या होती है, कई बार लॉजिस्टिक वाले को मान लो हम ट्रांसफर कर देते हैं, भाई तू लॉजिस्टिक मत देख, तू स्टोर देख ले। बट वो डॉक्यूमेंटेड हम्म। एविडेंस नहीं होता है, डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं होता है, फिजिकल चेंज हो जाता है। ऐसे जी। केस में ऑडिट में एनसी मिल जाती है। ठीक है। सर मैंने कहीं पे देखा था सर, हाँ ये तो ठीक है सर, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक का मैंने पूछा आपसे, तो वो मैंने देखा था जैसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वो होती हैं जैसे जिस पार्ट को हम लाइक हम जो डिस्ट्रक्टिव के बाद में चेक कर सकते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर वो पा होते हैं। और जो पार्ट जो मतलब पैरामीटर को, और जो मतलब हम पहले चेक कर सकते हैं बनने के पहले, तो वो मतलब नहीं, वो ऐसा नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पे प्राइमरी। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिजाइन है ना, तो प्रोडक्ट डिजाइन कौन करता है? हम्म। नॉर्मली डिजाइन इंजीनियर्स करते हैं। तो डिजाइन इंजीनियर्स के हाँ रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी में होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, वो डिफाइन कर सकें। हाँ अब हाँ। देखिए, नाम जी। बता रहा है स्पेशल। स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल हो रहा है। जैसे कि हम नॉर्मली डेली खाना दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, लेकिन स्पेशल क्या होता है? स्पेशल जो वेज खाते हैं वो पनीर हो जाता है, जो नॉन वेज खाते हैं वो चिकन मटन ये हो जाता है। या फिर आप मिठाई खा लेते हो, आइसक्रीम खा लेते हो, तो क्या होता है? स्पेशल हो जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट में क्या है, कुछ पार्ट में कुछ डायमेंशन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे कि लेंथ हुई, थिकनेस हुई, विड्थ हुई, वो उसमें ना एक सिंबल होता है। आप देखोगे किसी किसी हाँ। कंपनी में स्टार लिख मार्क किया होता है ड्राइंग के अंदर, किसी में हाफ मून भरा हम्म। होता है, किसी में फुल मून होता है। तो ये सिंबल्स जो होते हैं जी। वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मतलब, अगर ये फॉर एग्जांपल लेंथ, आपके लेंथ में स्टार मार्क हम्म। रखा है, मतलब लेंथ जो है आपके प्रोडक्ट की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है।
अगर लेंथ की जी डायमेंशन कम हो जाती है, लोअर देन स्पेक होती है या हायर देन स्पेक होती है, तो आपको आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली फिट बैठेगा नहीं। जी। अब ये कौन डिफाइन कर सकता है? जो उसको डिजाइन कर रहा है, डिजाइनर। राइट? जी। हाँ। राइट सर। सर जो क्रिटिकल क्रिटिकल यस, कैरेक्टरिस्टिक और क्रिटिकल। स्पेशल एक ही होते हैं। राइट राइट, वही है ये स्पेशल तो कैरेक्टरिस्टिक। सर जैसे कि क्या होता था समटाइम्स, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे मेरी ड्राइंग्स आई हैं, वहां पे डिजाइनर ने हमारे यहाँ जैसे ब्रेजिंग होती थी कहीं पे, मतलब ड्राइंग्स में लिख दिया तो हमने वो स्पेशल ले लिया। अब ड्राइंग्स में ही नहीं है ब्रेजिंग पॉइंट पे, ब्रेजिंग ज्यादातर स्पेशल में आता है। तो वो कस्टमर आया कहने के ब्रेजिंग तो स्पेशल है, तो हमने तो नहीं डिफाइन किया था क्योंकि ड्राइंग्स नहीं कह रही है प्रोडक्ट के लिए। वो उसके लिए देखिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपका जो डिजाइनर है वही बता सकता है हाँ। आपको। कोई भी इस चीज अच्छा। को नहीं बता सकता है, डिजाइनर को समझ में आना जी। चाहिए। डिजाइनर को देखिए, आप डिजाइनर से कभी बहस नहीं कर सकते। क्योंकि आपने हाँ। कभी अपनी लाइफ में, आप में से कोई है जिसने डिजाइनर के पास गए हो, बोला कि ये चेंज कर दो, डायमेंशन चेंज कर दो? क्या डिजाइनर हाँ कर देगा आपके बोलने से? हाँ भाई ठीक है, कर नहीं देता हूँ, लाओ नहीं आप, कर देता हूँ मैं। नहीं सर नहीं। अप्रूवल रिक्वायरमेंट है उसके लिए। हाँ, बिल्कुल हाँ। देखिए, डिजाइनर अगर मान लीजिए आप गए, बोला लेंथ लोअर साइड कर दो, थोड़ा चेंज कर दो डायमेंशन को, तो डिजाइनर का वो फेलियर दिखेगा ना, कि यार ये तो मेरा कमी निकाल रहे हैं। अगर मैं चेंज कर दूंगा हम्म। तो क्या आपको परेशान करेगा वो? बोले ट्रायल लाओ, 50 पार्ट की रिपोर्ट दिखाओ, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। चलें आगे, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ सर, मुझे ये पूछना था, ऐसे 5 क्लॉज अब एंड हो गया है जैसे कि नहीं, इसमें एंड लिखा नहीं हुआ हुआ है है, सारे। एक और है, ओके 5.3.2 है। ओके ओके। तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी आपके आपके प्लांट में जैसे क्वालिटी हेड होता है, क्वालिटी हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोडक्ट मान लीजिए भेज रहे हो आप और उसमें कोई डिफेक्ट है, तो आप उस शिपमेंट को स्टॉप कर सकते हो, और करेक्ट करने के लिए आप एक्शन ले सकते हो प्रोडक्शन को। और ये भी लिखा गया है कि आपके प्रोडक्शन में सारी शिफ्टों में क्वालिटी के बंदे होने चाहिए, क्वालिटी के या प्रोडक्शन के जो भी बंदे होने चाहिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकें। तो जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में ए और बी शिफ्ट में तो क्वालिटी के बंदे हैं, लेकिन सी में नहीं है, तो एनसी मिल जाएगी इस क्लोज के अगेंस्ट में। ठीक है। तो क्वालिटी हेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी में या पावर में प्रोडक्ट को स्टॉप करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे क्लोज 5.3 भी खत्म होता है। तो हमारे 5 में 3 क्लोज आते हैं मेन, 5.1, 5.2, 5.3। 5.1 के अंदर लीडरशिप की भूमिका के बारे में बताया गया है कि टॉप मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या कार्य करने चाहिए, कैसे देखना चाहिए कि कार्य सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और उसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। उसके बाद आता है 5.2। 5.2 में बेसिकली आपका आता है क्वालिटी पॉलिसी। क्वालिटी पॉलिसी बनी होनी चाहिए, डिफाइन एस्टेब्लिश होनी चाहिए, और 5.3 के अंदर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी आनी चाहिए। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई भी 5 क्लोज में? सर वो तो सर ठीक है, सारी चीजें ऐसे होनी चाहिए जैसे मैंने देखा, जैसे जो क्लॉजेस हैं 5.1 2, तो उसके अकॉर्डिंग से ज्यादातर जैसे क्वालिटी पॉलिसी आप एस्टैब्लिश करिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, उससे रिलेटेड एंटी ब्राइवरी, एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट, और आपका विसिल ब्लोइंग पॉलिसी। तो ये पॉलिसी से रिलेटेड हमें एक डॉक्यूमेंट देना है। उसके बाद सर मतलब उसके बाद जैसे हमें ऑर्गेनाइजेशंस रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज में तो मतलब एचआर के पास डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि हर एक पर्सन की क्या जॉब रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज क्या है उसमें। तो वो एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा सारे पर्सन्स के लिए। उसमें और क्या मतलब चीजें, मतलब क्या डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए इस क्लॉज के अकॉर्डिंगली? ये जो हमने बात की वो सारे डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, जो भी हमने डिस्कस किया सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि आप क्वालिटी पॉलिसी बनती है कंपनी की, उसको कब रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड कहीं है नहीं, या फिर एज पर टॉप मैनेजमेंट ऐसा होता है? ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है।
ये है कि अगर मान लीजिए आपका कुछ चेंज हो रहा है, मेजर चेंज हो रहा है, तब उसको रिवाइज करना चाहिए। और हर 5-10 साल, देखिए हर 10 साल में बहुत मेजर चीजें चेंज हो रही है, जैसे कि आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपकी फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल डीजल से ईवी में जा रहे हैं, तो पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। तो मेजर चेंजेस पे आपको चेंजेस करना है पॉलिसीज में और अपडेट करना है। कितने टाइम पे करना है ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एनसी आपको नहीं दे सकता इसके ऊपर। हाँ, ये नहीं होना चाहिए 100 साल से आप वही चीज चल रही है, तो वो इम्प्रूवमेंट पॉइंट दे देगा। एनसी कोई नहीं दे सकता यहाँ पे। हाँ। हेलो जी। सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम क्वालिटी पॉलिसी, ये कंपनी की पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड करते हैं, तो अभी मैंने जैसे देखा है अपनी कंपनी में, उसमें जो डॉक्यूमेंटेड करने के लिए रेफरेंस दिया हुआ है, तो उसका सेल्फ डॉक्यूमेंटेड नंबर नहीं है। तो ये क्या रहता है कि हम पॉलिसी को सेल्फ डॉक्यूमेंटेड नंबर दे सकते हैं या फिर रेफरेंस से ही डॉक्यूमेंट नंबर देते हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्वालिटी पॉलिसी को नंबर भी मत दो, आप बिना नंबर के आप रख सकते हो। उसको आप अपने जो क्वालिटी मैनुअल है उसके अंदर रख दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। उसका कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है, हर पर चीज का नंबर देने की पर जरूरत सर नहीं है। पर सर जो हमारा 5.2 क्लॉज है उसमें तो लिखा है कि डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। हाँ, डॉक्यूमेंटेड मतलब कागज में या मतलब बनी होनी चाहिए, कागज में या किसी सर्टिफिकेट में या मैनुअल के अंदर बना होना चाहिए। डॉक्यूमेंट मतलब ये नहीं है हार्ड भी कि होना नंबर चाहिए। होना चाहिए। ठीक हम्म। है। आप सर, आप इसमें कहीं पे क्या मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊं, जो होते बहुत हैं? बहुत सारी कंपनी में मैंने देखा है पॉलिसी में कभी भी डॉक्यूमेंट नंबर नहीं डालते हैं। हम्म। जी, सीवी तो बन सर सकता मेरा यस है। सर, क्वेश्चन था। जी जी, जैसे आरती हमारे आप मैनुअल्स आरती में, आप कुछ कह रहे थे, एक मिनट। यस सर, जैसे आप कह रहे हैं सर, हमारे मैनुअल्स में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव भी मैनुअल्स में है और अदर थिंग्स भी जैसे मैनुअल्स में रहती हैं। तो हाँ, उसके अलावा जैसे हमें क्वालिटी पॉलिसी सिर्फ डिस्प्ले करनी होती है, तो हम सिर्फ वो क्वालिटी पॉलिसी विदाउट डॉक्यूमेंट नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं, वो भी हमारी डॉक्यूमेंटेड मानी जाएगी अगर राइट हम उसे नंबर ना, हमारे राइट मैनुअल्स में हो वो। राइट राइट। इसका तो हमें एक कोई नीड नहीं। इसका एक और मैं आपको सिंपल आंसर देता हूँ। आजकल आप देख रहे हो ना, कुछ कुछ कंपनीज में ना सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, मतलब वहां पे सॉफ्टवेयर में ही पीओ बन जाता है, सॉफ्टवेयर में ही प्रोडक्शन प्लान बन जाता है, सॉफ्टवेयर में ही कैपेसिटी प्लान बन जा रहा है, सॉफ्टवेयर में एपीक्यूपी एफएमई बन रहे हैं। तो उन उन सभी कंपनीज में डॉक्यूमेंट नंबर की जरूरत ही नहीं है। डॉक्यूमेंट नंबर क्यों चाहिए हमें? डॉक्यूमेंट नंबर इसलिए चाहिए क्योंकि कोई हम दो, जैसे दो प्रोडक्शन प्लान के अलग अलग फॉर्मेट यूज ना करें। अब सॉफ्टवेयर तो एक ही बनेगा, एक ही एक ही प्रोडक्शन प्लान बनेगा, तो उसमें डॉक्यूमेंट नंबर क्यों देना है? राइट सर। राइट। तो देखिए, इन चीजों को ना जितना हम सिंप्लीफाई रखें उतना अच्छा है। प्लांट वाले भी बहुत परेशान होते हैं, हर हर पेपर पे डॉक्यूमेंट नंबर करो, डॉक्यूमेंट नंबर अपडेट करो। जैसे मैं एक सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन फेस किया था ये एक जगह पे, एक कंपनी में। देखिए, आपको पता हो कॉन्ट्रैक्ट की मैन पावर कितनी चेंज होती है, हर हर महीने 50-60 एम्प्लॉय यस आते रहते हैं, ऑपरेटर नए नए आते हैं। तो क्या आपकी कंपनी में मान लीजिए हर महीने 50 ऑपरेटर चेंज होते हैं, तो हर ऑपरेटर के लिए क्या स्किल मैट्रिक्स का डॉक्यूमेंट नंबर रिवीजन नंबर अपडेट करोगे क्या आप? नहीं, नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंट तो एक ही रहेगा, मतलब उसमें अपडेशन हर ऑपरेटर्स के लिए तो अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट नंबर तो वही रहेगा। तो रिवीजन तो मैनेज नहीं करना चेंज पड़ता करोगे ना? नहीं नहीं, फॉर्मेट तो वही रहेगा, फॉर्मेट रिवीजन वही भी रहेगा। नहीं चेंज करेंगे। फॉर्मेट वही रहेगा, डॉक्यूमेंट में है अपडेशन करेंगे, सर। रिवीजन नहीं चेंज होगा कुछ भी। इसमें भी राइट। सर, अगर ऑपरेटर के नेम के साथ में हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कोई ऐसा बनाया है जिसमें ऑपरेटर्स के नाम है, तो फिर अगर वो ऑपरेटर्स चेंज होता है, फिर उसका नेम भी वहाँ पे चेंज होगा। अगर हमने ऑपरेटर्स के नाम के साथ बनाया है, तो हमें फिर उसे रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पर हमने हम फॉर्मेट के साथ फॉर्मेट मैटर रिवाइज भी नहीं कर रहे कंट्रोल ना। किया हुआ है। नहीं, नहीं, फॉर्मेट के हम जब साथ फॉर्मेट हमने रिवाइज मैटर भी करेंगे तब कंट्रोल किया हुआ रिवीजन है। आएगा ना। नहीं, फॉर्मेट के साथ हमने मैटर भी कंट्रोल किया हुआ है कि ये ऑपरेटर्स है, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स 2 है, नंबर एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, और वो हमने कंट्रोल कर दिया ए और बी के साथ में, डॉक्यूमेंट नहीं। नंबर उसे दे दिया है। अगर वो ए हाँ। चला जाता है, पर ऑपरेटर तो मतलब आज 5 आए हैं, कल 10 आए हैं, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट की मैन पावर की बात की जाए तो। हम्म।
क्या होता क्या क्या है बेसिकली फिजिबल वो है उस ये? वो केस जो में हम मैटर कंट्रोल नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मेट को कंट्रोल करेंगे। हाँ, अगर फॉर्मेट कंट्रोल होता है तो हम रिवाइज करेंगे। अगर हमने मैटर कंट्रोल कर दिया है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का एग्जांपल दे रहे हैं कि हमने ए और बी को कंट्रोल कर दिया है विथ नेम, तो हमें अगर वहां पे सी और डी करने हैं उसकी जगह, तो हमें फिर रिवीजन करना पड़ेगा। सर एक चीज बताइए सर, जैसे एक ऑपरेटर हैं, आप कह रहे हैं ऑपरेटर आएंगे डेली चेंज होगा, तो ऐसे तो आईएटीएफ ये तो नहीं कहता है ना कि डेली ऑपरेटर आए उसको मतलब दे, हमें दे, वो देखिए। करना है। जैसे कि अगर हमारा प्रोसेस है चल रहा, तो हाँ, उसमें तो स्किल्ड ऑपरेटर हैं, तो हमने हमने सारे मतलब ऑपरेट स्किल मैट्रिक्स जो बना रखी है उसमें ये होता है कि एक प्रोसेस के लिए हमने कई ऑपरेटर ट्रेन रख रखे हैं, तो वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अगर कोई नया ऑपरेटर ऐड होता है तो उसमें तो उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ वो ऐड होगा, तब भी अगर स्किल मैट्रिक्स में ऐड हुआ तो उसमें स्किल मैट्रिक्स में अपडेट वो रिवीजन अपडेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो तो देखिए। मतलब एचआर के पास रिकॉर्ड होता ही है। देखिए, आप लोग ये चीज़ों को कर सकते हो। आप जैसे मान लीजिए हर महीने आपके 50 ऑपरेटर नए आते हैं, तो आपके रिवीजन कितने हो गए? 1 महीने में 50, 2 महीने में 100 रिवीजन, हम्म 3 महीने में 150 हम्म रिवीजन। तो साल में आके आपको कितने हो जाएंगे? तो क्या आप 300-400 रिवीजन हर साल कर सकते हो क्या? तो लोग आपको क्या कहेंगे, क्या आदमी है यार, इसने तो दिमाग खा लिया है। मतलब प्रोडक्शन वाला परेशान हो जाएगा क्यूएमएस वाले से। तो हम्म ये चीजों से क्या होगा? अननेसेसरी आप ना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो चीजों को। आप कर सकते हो, बट नहीं करना चाहिए। आपको जो भी हम्म फॉर्मेट में, अगर फॉर्मेट में चेंज हो रहा है, जैसे कि आपके फॉर्म पहले फॉर्मेट में ABCD A to J तक कॉलम थे, अब उसमें से हम्म आपने ऐड कर दिया कोई नया कॉलम, K कॉलम ऐड किया, तो आप रिवीजन दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। अंदर चेंज कर रहे हो, कंटेंट में चेंज कर रहे हो, उसके लिए रिवीजन मत दीजिए। हम्म क्लियर है आरती जी? यस सर। अगर सर यही केस इंजीनियर सीनियर इंजीनियर्स के केस में होता है कि वो चेंज होते हैं और हम्म। हमने कंट्रोल किया है विद नेम उन्हें, जैसे हम्म। एक हमने किया है कि ये सीनियर इंजीनियर में 2 पर्सन्स थे और एक इंजीनियर्स में था, और एक वैकेंसी हमारा वेकेंट हो जाता है उसमें से सीनियर इंजीनियर वाला, तो भी हम सिर्फ फॉर्मेट पे काम करें, मैटर को ना कंट्रोल करके। राइट, राइट, राइट। फॉर्मेट में ये होता है कि उसमें बेसिकली देखा जाता है कि स्किल मैं है कि नहीं है, बस कितनी कॉम्पिटेंसी है उसकी। जैसे ऑपरेटर लेवल में ABCD है मतलब देते हैं रैंकिंग, तो वो चीजें बस देखी जाती हैं, मतलब जैसे ट्रेन टू अदर्स क्योंकि या देखिए, अपने या ये जो सेल्फ चीजें काम है कर ना, सकता हूँ। इंडिया में पॉसिबल नहीं है। आप अगर यूरोप में या अमेरिका में रहते हो तो पॉसिबल है, क्योंकि एक ऑपरेटर ऑपरेटर की सैलरी 2 लाख रुपए होती है, वो छोड़ता ही नहीं है। यहाँ तो आप 12-15 हजार रुपए दे रहे हो, वो बेचारा छोड़ेगा ही। अब एक ऑपरेटर के लिए एक एक मैनेजर काम कर रहा है भाई, डॉक्यूमेंट चेंज कर रहे हो, पेज भर रहे हो, क्या कंपनी को फायदा होगा उससे? नहीं सर, वैसे भी तो कॉन्ट्रैक्ट पे हम मैन पावर इतनी चेंज करते हैं, हम दिखाते कब है आईएटीएफ में कि हमारा इतना है, हमारा ये लगा है? हम तो खाली जैसे जो हमें मिनिमम जो भी दिखानी होती है वो दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं कि हाँ वो ट्रेंड है, राइट। स्किल्ड है मतलब, बिल्कुल है सही ना, बात। उसका एमएससी भी कर रखा है, तो वो वैसे ही जैसे जितना हो सकता है उतना ही दिखा सकते हैं, बिल्कुल और सही बात। कंट्रोल में भी नहीं होता है हमारे हाथ में। सर और इसमें एक केस है, सपोज कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है जिसमें अभी हम बात कर रहे थे कि एक सपोज सीनियर इंजीनियर चला जाता है, हमने वहां पे अभी ए ही रहने दिया है, ठीक है, उसका नाम ए था तो ए ही है वहां पे, और वो लेफ्ट कर गया है। अब हमसे कोई ऑडिटर आता है और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मांगता है, वो थोड़ा फेमिलर है, वो देखता है कि सीनियर इंजीनियर वहां से चला गया है, अभी हमने वहां पे ए शो किया है, तो वो हमारा एनसी पॉइंट्स में तो कंसीडर होगा ना सर, राइट, कि अपडेट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। राइट, राइट। अपडेट नहीं है, डॉक्यूमेंट और इज नॉट हाँ, अपडेटेड, उसमें आएगा वो। जैसे और अगर वहां पे हम सिर्फ बैकएंड दिखा देते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं, जिस केस में आप कर रहे हैं कि हमने खाली फॉर्मेट कंट्रोल किया है, तो हमने वहां बैकएंड दिखाया हुआ है बट रिवीजन उसका ए ही है अभी। हमारा राइट, जब वो ए नंबर था, वहां पे ए था सीनियर इंजीनियर, तब भी हमारा ए था, अब हमने वहां बैकएंड कर दिया है, अभी हमारा रिवीजन नंबर ए ही है, राइट, तो वो हमारा एनसी में नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने फॉर्मेट कंट्रोल कर रखा है, राइट सर? राइट, राइट, बिल्कुल करेक्ट। बट अच्छा ओके। क्वेश्चन था ये ना आपका। हाँ सर, एक एक आंसर करना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग। जी, जी।
सर जैसे ये एग्जांपल है कि कुछ कैजुअल होते हैं, वो लगातार बदलते रहते हैं, ठीक है सर, जी और हम उसको दिखाते भी नहीं है सर। इसका ना एक बहुत ही अच्छा ये है कि जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया ना आपने, वहां से कनेक्ट होना चाहिए। लाइक एक ऑपरेटर है, उसको मशीन सेट करनी है, पार्ट बनाने हैं, चेक करना है, ठीक है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, ठीक है। बट जो कैजुअल है उसका क्या काम है, उसको पार्ट हटाना है वहां से, उस पे कवर लगाना है, उसको शिफ्ट करना है। तो वो इम्पोर्टेंस वाइज भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं अगर कोई पूछेगा ऑडिटर। ये मेरा पॉइंट है। अगर ठीक हमने डिफाइन कर रखा है कि ऑपरेटर ऑपरेटर पार्ट बनाएगा, चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, वो कॉमन बना पीएनजी को दिया अलग आपने है ना करेगा, रेड। कॉमन। हाँ हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल बट सही है कैच बिल्कुल सही जो है। जो टेम्परेरी मैन पावर है वो सिर्फ उसको पार्ट को हटाएगी, शिफ्ट करेगी और लोड करेगी मशीन के अंदर। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लो मतलब क्रिटिकलिटी से बेस है सर। इसलिए बिल्कुल हम सही है इसको हम चेंज पॉइंट पर निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए मैंने एक कंपनी में देखा था। तो एक कंपनी में वहां जब मैं बात कर रहा था तो जो क्यूएमएस बंदा देखता था वो मेरे से चिढ़ गया था कि रिवीजन क्यों नहीं करना है, रिवीजन होना चाहिए। और बाकी जो बंदे थे कंपनी के प्रोडक्शन क्वालिटी मेंटेनेंस वाले वो कह रहे थे सर आप इसको मना करवाओ, परेशान हो गए। हर हम्म, हर 10 बंदे 12 बंदे नए बदबू आ आएंगे, रही है। कैसे इम्प्लीमेंट होगा। डॉक्यूमेंट लेके घूमते रहते हैं इनके पास, साइन चक्रों में घूमते रहते हैं, ये कर दो वो कर दो। तो ये क्या है, हेडेक कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। मतलब क्या होता है जो क्यूएमएस वाले बंदे हैं वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं, क्योंकि और तो कुछ वो ऑडिट वॉडिट साल में 1-2 बार होती है। तो वहां अननेसेसरी हम्म, इंपॉर्टेंस दिखाने के चक्कर में ये सब काम हो जाते हैं। काम से ज्यादा फॉर्मेट पे फोकस करना। हाँ सर मुझे एक चीज बताइए, जैसे ये 5 क्लॉज है पूरा आपने बता दिया, तो इसमें जैसे माइनर और मेजर एनसी देनी है, तो माइनर में तो जो जैसे डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जैसे अगर कहा डिफाइन करो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या आपका पॉलिसीज नहीं है, एंटी ब्राइबरी नहीं है कुछ भी, तो वो मेजर में आ जाएगा ना। और जैसे हम्म। माइनर में जैसे हम देंगे तो जैसे कोई चीज हम कर रहे हैं, कोई काम जैसे मतलब रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, और फिर मतलब उसके बाद भी मतलब जैसे कोई डॉक्यूमेंट लाइक हाँ स्किल मैट्रिक्स है या कुछ है, तो उसमें अपडेट नहीं है, तो वो माइनर एनसी में दे सकते हैं। लेकिन काम हो रहा है या कहीं पे काम चल रहा है या 1 महीने का कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है, तो वो सब चीजें माइनर में आएंगी। सही है इसी तरह से। बिल्कुल सही। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लोज नंबर 5 छोटा ही है। सर 6 वाला कल कर लीजिएगा। कल नहीं, फिर अगले 2 हफ्ते बाद देखेंगे, 1-2 हफ्ते बाद। अच्छा अच्छा। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सोनाली साहू, जया पाठक, मनोज। मनोज कोई क्वेश्चन? सर इससे रिलेटेड 5 क्लॉज से रिलेटेड क्या क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, मतलब प्रोसीजर में जो मैंडेटरी प्रोसीजर टाइप होते हैं, वो मतलब मैं प्रोसीजर ऑफ। क्लोज नंबर 7 में कवर करूंगा उसको ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर मेरा एक पॉइंट सर है। इससे रिलेटेड पढ़ लूंगी, मतलब कुछ क्वेश्चंस होगा तो आपसे पूछ लूंगी, और 5 क्लॉज से रिलेटेड। ठीक है। जी आईफोन, आपका आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप शायद कुछ कह रहे हो। हाँ सर, मेरा मेरा एक पॉइंट है इसमें। हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। सर, इसमें जो हमारी क्वालिटी पॉलिसी है, अगर सपोज डेट एक बार क्वालिटी पॉलिसी बन गई, तो उसकी कोई रिव्यू फ्रीक्वेंसी भी है कि कभी ये अपडेट होनी है, कभी ये चेंज होना है, या सिर्फ वो जो स्टार्टिंग में बन गई वही चलती रहेगी? नहीं, आपके कंपनी में मेजर चेंज होंगे ना, तब वो अपडेट होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक पॉलिसी बनाई थी 2020 में, 2020 में एक पॉलिसी बनाई। अब आप देख रहे हो 5-6 साल के बाद ना आपके कस्टमर बहुत बढ़ गए हैं। इनिशियली आपके 2-4 कस्टमर थे, सप्लायर भी 8-10 थे। बट 5 साल के बाद आपके 10 कस्टमर हो जाते हैं, 50 सप्लायर्स हो जाते हैं, तो चेंज हो गया ना, मेजर चेंज हो गया। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स ऐड होंगी, उनकी डिमांड ऐड होंगी, सप्लायर की भी रिक्वायरमेंट ऐड होंगी। तो उसके लिए आपको पॉलिसी चेंज करनी चाहिए।
जैसे कि आईएसओ स्टैंडर्ड है वो हर 5-10 साल के बाद चेंज होता है। आप आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, 2026 में आईएसओ का नया स्टैंडर्ड आ रहा है सितंबर के बाद। आईएसओ 9001 का नया स्टैंडर्ड अपडेट चेंज होके आ रहा है और उसके बाद आईएटीएफ भी चेंज होगा। तो अगर आप में सर से ये हर कोई, 7 साल में रिवाइज होता है ना? हाँ सेवन हाँ हाँ, आफ्टर 7 इयर्स। नहीं नहीं 7 साल नहीं है, 5 साल का है, स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 साल है। बट 5 साल में मैंडेटरी नहीं है चेंज होना, वो चेक करते हैं कि चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब जो हिस्ट्री देखोगे आप वो 10 साल की, हर 10 साल में चेंज हो रहा है अभी। तो 2016 के बाद 2026 में चेंज होगा। और जैसे ही आईएसओ चेंज होगा उसके 1-2 महीने या 6 महीने साल भर के अंदर आईएटीएफ भी चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई आप में से प्लान कर रहा है आईएसओ या आईएटीएफ ट्रेनिंग की, कोर्स की, तो मत करें, अभी उसको पेंडिंग रहने दें, 1 साल बाद करिए। ओके सर। जी आरती, ज्यादातर क्वालिटी आरती जी भी आप भी कुछ कॉमन पूछ रहे थे। होती है। जी, सी बंसल। ज्यादातर सर क्वालिटी पॉलिसी, ज्यादातर जो गोल्स होते हैं कि हमें कस्टमर को लाइक हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना है, जो जनरल मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसी से ही मतलब क्वालिटी पॉलिसी बनाई जाती है, जो कि मतलब जैसे ऑपरेटर्स भी अंडरस्टैंड करे बेसिकली क्या है क्वालिटी के रिलेटेड, यस, द नॉर्मली चेंज क्यूएमएस होती का नहीं क्या है, गोल जल्दी है। चेंज होती नहीं हाँ, है। नॉर्मली नहीं चेंज हाँ, होती है। जी। कई सालों में चेंज सर होती मेरा एक क्वेश्चन था इसमें। है। जी, जैसे आपने कहा कि हमारे कस्टमर बढ़ेंगे तो हमारी क्वालिटी पॉलिसी में चेंज आएगा, पर लेकिन जो हम मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारे कस्टमर बढ़ेंगे तो पॉलिसी में चेंज आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने भी ऐसा नहीं कहा कि कस्टमर बढ़ने से ही आपके बढ़ेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कस्टमर बढ़ेंगे, सप्लाई बढ़ेंगे उससे, कि अगर कोई मेजर चेंज होता है आपकी, मेजर चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप आपके अभी कस्टमर इंडिया में ही थे, कल को आपके कस्टमर यूएस के भी हो जाते हैं, तो उनकी, यूएस वाले आपको कहेंगे कि हमें हमें ये प्रोडक्ट में ये चीजें चाहिए, तो उससे आपको लगता है कि मेरी पॉलिसी और स्ट्रोंग होनी चाहिए, मुझे और प्रोडक्ट की क्वालिटी और इम्प्रूव करना चाहिए, उस केस में आपको पॉलिसी चेंज हम्म। करोगे। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, डिपेंड ऑन यूज, डिपेंड ऑन सिचुएशन, आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए कल को कुछ हम लोग डिजाइन रिस्पॉन्सिबल हो गए तो मतलब क्वालिटी पॉलिसी में हमें कुछ डिजाइन का भी मतलब करना है कि हमें अपनी डिजाइन को लाइक राइट राइट हमें जो क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उसमें राइट मतलब देखना है सारी चीजें। राइट तो वो उस तरह की जो भी चेंजेस आएंगे फ्यूचर में वो डिपेंड करता है वो सारी चीजें। राइट, इसलिए मैंने कहा आई पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी के चक्कर में कोई भी आपको एनसी नहीं देगा। हाँ, ये है कि हम्म। ये भी नहीं होना चाहिए कि 20-50 साल से वही पॉलिसी रख रहे हैं। हाँ, equality policy is just a statement ना that we are committing the like make a commitment with customer, मतलब कि provide हम quality बिल्कुल सही, products या बिल्कुल सही। supplier या stakeholders, so मतलब it's just a written commitment only। ये और किसी का कोई क्वेश्चन है? जैसे आरती, आरती आपका कोई क्वेश्चन था क्या? नो सर। ओके, यस, जया भाटक, मनोज कोई क्वेश्चन आपका? सर एक क्वेश्चन मेरा ये था, IATF 16949 में 16949 क्या है? नंबर है, नंबर। जैसे 9001 क्या है, 14,001 क्या है, 45,001 क्या है, ये नंबर है ना, नंबर चल रहे हैं। तो IATF 16949 पहले टीएस का नंबर होता था, टीएस। ओके। तो टीएस को ही चेंज करके आईएटीएफ चेंज हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, नंबर वही रखा है। ओके सर, लेकिन ऐसा कुछ होता है ना, जैसे 9000 पे है तो वो क्वालिटी के लिए स्टैंड करता है, 9001 है तो? देखिए, जहाँ पे 9 से स्टार्ट होती हैं चीजें, 9 से जो भी आईएसओ स्टैंडर्ड है सब क्वालिटी की बात करते हैं, 9 वाली, चाहे वो 1 हो, 5 जी हो, 10 हो, कुछ भी हो। और जी IATF 16949 ऑटोमोबाइल वालों को अलग दे दिया, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं था अलग से जो दें। जैसे कि जी। उदाहरण के लिए आईएसओ आईएसओ 45,001 पहले कौन सा स्टैंडर्ड था इसका? 45,001 को क्या बोलते थे पहले? PHS। नहीं, ओसास। 18,001। 18,001 और ओसास सास बोलते थे, है ना? 18,001।
तो ओसास हाँ जी, हाँ जी। ओसास 18001 एक यूके का स्टैंडर्ड था, वो आईएसओ का स्टैंडर्ड नहीं था। अब वो 18001 को 18001 नहीं रखा, क्यों? क्योंकि आईएसओ के पास 18001 पहले से और कोई स्टैंडर्ड बना हुआ था, तो नंबर चेंज नहीं कर सकते थे। तो नंबर कौन सा मिला? 45 वाला मिला, तो इसलिए 45 दे दिया। तो कोई मीनिंग नहीं है ऐसा, जो नंबर मिल जाता है, जो पहले आओ पहले पाओ, वो वाला सिस्टम है। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, तो मोटा मोटा हमारा काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेक्टिव रहा काफी हद तक। तो नेक्स्ट टाइम हम क्लोज नंबर 6 को करेंगे। क्लोज नंबर 6 भी छोटा क्लोज है, 3 ही क्लोज आते हैं। हम्म। और फिर हम मिलेंगे दोबारा। सर, एक जी क्वेश्चन था, बट वो इससे रिलेटेड नहीं था, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था सर। जी जी। सर, जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट चेंज होता है, रिवाइज हम ए से बी वर्जन करते हैं, तो सपोज वो हमारा किसी प्रोसेस का डॉक्यूमेंट्स है, और उसमें वो किसी डिपार्टमेंट्स का भी मेंटेनेंस का, क्वालिटी या इंजेक्शन किसी भी डिपार्टमेंट्स का है, वो चेंज कराना चाहते हैं उसमें, तो उसमें एक रिस्क असेसमेंट होता है कि हमें जो चेंज करना है। तो सर, वो रिस्क असेसमेंट हम किस बेस पे करते हैं अगर हमें डॉक्यूमेंट चेंज करना हो, और उस रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं? देखिए, रिस्क असेसमेंट में बेसिकली आप रिस्क देखते हो कि अगर कोई डॉक्यूमेंट चेंज कर रहे हैं तो क्या क्या रिस्क हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या आ सकती हैं, और रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। तो तो वो सर ये क्वेश्चन को हम डिपार्टमेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लोज नंबर 6 पढ़ेंगे ना, इस पे हम अच्छे से बात यस सर। करेंगे, बेटर रहेगा। क्योंकि तो क्लोज इसका ही है नंबर सर वो पार्ट। 6 में ही आएगा वो। ओके सर।